मन का वहम है कि उम्र एक रुकावट है। क्या उम्र बढ़ने का डर इंसान को जल्दी बूढ़ा कर देता है? बिल्कुल, कि हमारा जो शरीर है वो खाली फिजिकल बॉडी नहीं है, माइंड, बॉडी एंड सोल। कोई भी व्यवसाय में हो, अपने लिए 15 से 20 मिनट एवरीडे नियमित निकालना है, और जो मैं बहुत सालों से करती हूँ। और माइंडफुलनेस जिसको हम बोलते हैं, थोड़ी देर साइलेंस जरूर प्रैक्टिस करें। एंड हमारा जो खाने का व्यवहार है वो भी हमारे मस्तिष्क में होता है। एक्चुअली इट इज कंट्रोल्ड बाय अवर मस्तिष्क, नॉट बाय अवर स्टमक। क्या सच में सोच बदलने से उम्र पे असर पड़ता हुआ आपने किसी को देखा है? मैं एक एग्जाम्पल हूँ। आपका फीलिंग, आपका थॉट्स एंड बिहेवियर, सो आपको इन तीनों पे काम करना है। जो फ्रस्ट्रेशन डिस्प्लेसमेंट भी नहीं कर पाते, हाँ। उनको आप क्या सलाह देंगे? मनोवैज्ञानिक तरीका है जर्नलिंग। अब में 7 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए। हाँ। क्या रियलिटी है? 80-20 का रेशियो खाने में करना चाहिए। अच्छा, वो कपल जो दोनों वर्किंग है, वो कॉर्पोरेट के प्रेशर में रहते हैं, लड़ाई तो ही जानी है, शाम में होती भी है, उनको क्या सलाह देंगे? एक एज ए टीम जब तक आप नहीं करेंगे तो लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। लोग बात बोलते हैं कि हिंदुस्तान में 90% से ज्यादा लोग स्ट्रेस में रहे। स्ट्रेस इज द कॉज फॉर एवरी डिजीज। नमस्कार दोस्तों, काके टॉक्स पॉडकास्ट सीरीज में एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ बारिश के इस मौसम में आप सारे लोग गरम पकौड़े और चाय के साथ इस रविवार का लुत्फ़ उठा रहे होंगे और अपने छुट्टी में आप बेहद ही आनंदमय होंगे। और उन सारे लोगों के लिए जो लोग इस बारिश में भीगे हैं, जिनके घर, जिनकी गलियां, जिनकी सड़कें बारिश की पानी के बीच कहीं ना कहीं तकलीफ़ दे रही है, उन सारे लोगों के लिए मेरा दुख है। मैं आपके लिए चिंतित हैं, हम लोग सारे लोग, कि आप जल्दी से रिकवर कीजिए और बारिश का आनंद लीजिए चाय पकौड़ों के साथ। जैसा कि हम हमेशा अपने पॉडकास्ट में वैसे विचार रखते हैं, वैसे लोगों को आमंत्रित करते हैं जो ज़िंदगी को बदलने की क्षमता रखते हैं या ज़िंदगी में बदलाव लाने का एक हौसला देते हैं। आज फिर से हमारे बीच एक नए मेहमान हैं और हम बात कर रहे होंगे एक जंग के बारे में, उम्र और सोच के बीच की जंग। अक्सर हम कहते हैं उम्र हो गई है, क्या करोगे? तो क्या ये हमारी सोच है या सच में उम्र हो जाती है? मैं भी 40 क्रॉस कर चुका हूँ और आज हम अपने मेहमान से चर्चा करेंगे। एक मशहूर लेखिका हैं, इसी टॉपिक पे किताब लिखी हैं, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, हम उन्हीं से जानेंगे। एक मनोचिकित्सक भी हैं और एक अच्छे काउंसलर भी हैं। हम उनसे जानेंगे कि उम्र और मन के बीच, उम्र और सोच के बीच कि इस जंग में कौन हावी है और क्यों कोई हावी हो जा रहा है। उम्मीद और आशा करता हूँ कि हर पॉडकास्ट की भांति ये भी पॉडकास्ट आपके जीवन को छुएगा और आपके विचार पर एक पॉजिटिव बदलाव लाने की हमारी ये कोशिश कामयाब होगी। तो चलिए हम समय बर्बाद नहीं करते हैं और स्वागत करते हैं अपने बीच अनुराधा पाल्टा मैम का। मैम, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, जोहार। जोहार एंड बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम रियली थैंकफुल कि आपने ये एक अपॉर्चुनिटी दी और ताकि इस पुस्तक के माध्यम से मैं जन तक पहुंच पाऊं और बता पाऊं कि कैसे मन से हम उम्र पर जीत पा सकते हैं। एंड क्या उम्र रुकावट नहीं है कुछ चीज़ों के लिए? देखिए, ये सब मन का वहम है कि उम्र एक रुकावट है। उम्र एक्चुअली हमारे माइंडसेट जो है मनुष्य का, आपकी जो मानसिकता है, हम उससे डिटरमिन करते हैं। और मैंने देखा कि 40 के बाद जब भी मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो यही महसूस करते हैं कि 40 पार कर गए हैं, 50 पार कर गए हैं, अब हम जीवन में कुछ बढ़ नहीं सकते हैं, हम आगे कुछ कर नहीं सकते। उनके माइलस्टोन्स को वो खुद ही चैलेंज करने लगते हैं। तो
मुझे लगता है कि वो बिल्कुल भी ही अपनी अगर मानसिकता चेंज करेंगे, उसमें बदलाव लाएंगे और सकारात्मकता से अपनी सोच बदलेंगे, तो ऑब्वियसली उम्र सिर्फ एक खाली एक फिज़िकल बॉडी में जो वो चेंजेस हैं वही नहीं रह जाएगा, बल्कि आप युवा भी रह सकते हैं। तो आप अपने तो अब आप ये जो टॉपिक जिस पे आपने किताब लिखी है कि अब उम्र हो गई है, ये इसकी प्रेरणा लिखने की आपको कहाँ से मिली? जब मैंने देखा कि ज़्यादातर अक्सर जो भी व्यक्ति मेरे संपर्क में आते हैं, उम्र हो गई है, अब हम ये नहीं कर सकते हैं, और वो अपने आप ही को हीन महसूस करते हैं। और तो मैंने खुद भी अपने जीवन में एक ऐसी लाइफस्टाइल अपनाया है जिससे मतलब मैंने अपने एक उम्र पर विजय पाई है। तो मुझे लगा क्यों ना मैं ये सब लोगों को जनता के लेके जाऊं। तो आप ज़्यादातर इस किताब की प्रेरणा एक्चुअली मेरे निजी जीवन के अनुभव से जुड़ी हुई है। एक दो अनुभव बताएंगे? जैसे अनुभव आपको मतलब मेरे हाँ मतलब एग्जाम्पल्स हाँ जो भी एक्सपीरियंस आपका रहा, जब लगा कि नहीं ये उम्र एक नंबर ही है, सब कुछ सोच है, ये कब पहली बार आपको लगा? हाँ, जब महसूस हुआ कि जब मैंने बेटी की जब मेरी शादी का समय आया, और तब मुझे सडनली एहसास हुआ, लोग बोलने लगे, आपने भी अभी बोला कि आप सासू माँ बन गई हैं तब मुझे एहसास हुआ कि क्या मेरा उम्र के कारण क्या मेरा दर्जा बढ़ गया है, क्या मैं और अब एक महिला से ना हो के आंटी या सासू माँ का रूप। तो तब मुझको लगा कि हाँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये अपनी मानसिकता है। अगर आप यंग सोचेंगे, आपका लाइफस्टाइल अच्छा रहेगा, आप सकारात्मक रहेंगे, और बहुत सारे चीज़ें हैं जो जीवन में आप अपनाते हैं जिनके कारण आपको देन मुझे लगा कि नहीं, बस अब मैं अपने आप पर फोकस करना है, और कैसे अपने लाइफस्टाइल्स और अपने आदतों के द्वारा मैं अपने ये आयु जो बढ़ रही है उस पर मैं विजय पाऊंगी। एंड कैसे दोस्तों, डॉक्टर अनुराधा पाल्टा दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक्स प्रोफेसर रही हैं और अभी रांची के एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और हम बात कर रहे हैं उनसे उम्र और सोच के बीच की जंग की। मेरा दूसरा चीज़ ये है कि थोड़ा आप अपने ही से बता दें कि आपका अपना अनुभव इस टॉपिक के सराउंडिंग में कैसे रहा है, और आपका अपना करियर एक्सपीरियंस क्या रहा है? हाँ, देखिए, मेरी उम्र अब मैं 55 प्लस हूँ, रादर 58 ईयर्स ओल्ड हूँ, और क्योंकि मेरी मानसिकता के कारण और मेरे जो लाइफस्टाइल के कारण है, मैं मल्टीटास्किंग करती हूँ। इस उम्र में भी मतलब मेरा जो जीवन शैली है, अपने काम स्वयं करना, और चाहे वो पारिवारिक काम हो या आपके प्रोफेशनल काम हो, एंड सो ये मैं एक 100% कह सकती हूँ कि हाँ, रात 10 बजे को अमित जी ये काम हो गया मेरा, इतना एनर्जी एंड तो ये सिर्फ मन की सोच है एक्चुअली। तो उम्र ठीक है, उम्र आप देखिए एक फिज़िकल जो एजिंग बोलेंगे वो फिज़िकल एस्पेक्ट है ना, और आपका बट यूथ, हाउ टू रिमेन एनर्जेटिक, सो वो एक दूसरा पहलू है। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और आपके वो फिज़िकल एजिंग घट जाएगी अगर आपकी मानसिकता पॉजिटिव और अप टू डेट है। क्या करना चाहिए जब लगे मुझे कि सपोज कीजिए कि मैं भी 50 प्लस हो गया या 40 में ही, अब तो उम्र हो रही है, बाल वाल पक रहे हैं, ठीक है, तो कैसे हम अपने को ऊर्जावान बनाए रखें? देखिए, बहुत सारे तरीके हैं।
एंड सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप समझे कि हमारा जो शरीर है वो खाली फिज़िकल बॉडी नहीं है, भौतिक शरीर नहीं है, माइंड बॉडी एंड सोल। ये जो त्रिवेणी है, ट्रियो, माइंड बॉडी सोल की, इस पे अगर हम बने रहते हैं और इसका मतलब समझ जाते हैं, तब आप इस अपने को ऊर्जावान और यौवन को बनाए रख सकते। बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मैं अपने जीवन में अपनाती हूँ। आप मूवमेंट, शरीर में मूवमेंट ज़रूरी है ना। हम लोग काम करते हैं, लेट काम कर रहे हैं, या घर का भी करते हैं, अर्ली मॉर्निंग जाते हैं, बट शरीर में मूवमेंट नहीं है, कोई भी एक्सरसाइज। सो शरीर में वो एक आदत, गुड, जिसको हम बोलते हैं गुड हैबिट्स, हेल्दी हैबिट्स, सो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मूवमेंट मतलब योगा, हाँ, जैसे एक्सरसाइजेज, योगा, स्कीपिंग, रनिंग, वॉकिंग, एनी मूवमेंट, स्विमिंग। हाँ, चाहे वो कोई भी वर्ग के व्यक्ति हो, चाहे वो स्कूल के बच्चे हो। स्कूल में तो बहुत रहती है मूवमेंट, बट एक जब बड़े जैसे होने लगते हैं तो मूवमेंट कम हो जाती है। बिल्कुल, हम लोगों की तो एकदम बंद हो जाती है। हाँ, एंड कोई भी व्यवसाय में हो, अपने लिए 15 से 20 मिनट एवरीडे नियमित निकालना है, और जो मैं बहुत सालों से करती हूँ। एंड फिर दूसरा हुआ है, आप क्या करते हैं? योगा? मैं योगा प्लस कुछ मैंने अपना एक पैकेज जैसा बनाया। अच्छा, क्या बात है। पैकेज आप अपना रिवील नहीं करेंगे हम लोग? वो मैं बहुत सालों से करती हूँ। एंड मतलब देखिए, एज अ रूटीन नहीं करना है उसको, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी करना है, एंड आनंद लेते हुए, कि जिससे आपको एक सुखद महसूस हो, एक वो फीलिंग, अच्छी फीलिंग महसूस हो। तो वो बहुत ज़रूरी है। ध्यान दूसरी चीज़ें हैं। अच्छा, आप ध्यान करते हैं? हाँ, मैं बहुत सालों से ध्यान करती हूँ, और पिछले 20-25 सालों से ध्यान करती हूँ। और आपको मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ध्यान करिए, पर माइंडफुलनेस जिसको हम बोलते हैं, थोड़ी देर साइलेंस ज़रूर प्रैक्टिस करिए। वो ज़रूरी है, एकांत जिसको बोलते हैं, और वो आप कभी भी कर सकते हैं, एनी टाइम यू कैन डू। तो और एकांत है, देन उसके बाद आपका इंट्रोस्पेक्शन। जो देखिए, मनुष्य हैं हम लोग सब, और जिस हिसाब से आजकल लोगों की दिनचर्या है, बहुत तनाव उत्पन्न होता है। तो एंड तनाव, जहाँ तनाव आपके थ्रेशोल्ड से ज़्यादा जाता है, तो आपका ऑब्वियसली आप एज जल्दी करते हैं। तो ये लोगों को समझना है कि तनाव मुक्त रहने के लिए हमको ये सब क्रियाएं करनी है, अपने जीवन में लागू करना है, लाइफस्टाइल में। नहीं, मैं तनाव वाली जीवन भी जिया हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए कि जब हम तनाव में होते हैं तब तो याद ही नहीं होता है कि हमें ये सब जीवन शैली अपनानी है, तब कैसे मैनेज करेंगे? नहीं, देखिए, जब आपका थ्रेशोल्ड हो गया, फॉर एग्जांपल आप अपने लैपटॉप में बहुत घंटे से काम कर रहे हैं और आपका एकदम सैचुरेट हो गए हैं, बर्न आउट हो जाता है, तो बर्न आउट की स्थिति आनी नहीं चाहिए एक्चुअली। जहां आपको लगे बर्न आउट है, दैट इज अ रेड फ्लैग, है ना, दैट इज अ सिग्नल कि आपको नाउ यू नीड अ इंटरवेंशन, यू नीड अ ब्रेक। तो आप तब उस अपनी ये कोई भी एक आप ले सकते हैं, ब्रीदिंग जो बोलते हैं हम लोग, प्राणायाम है, और या आपको रिदमिक ब्रीदिंग हम लोग उसको बोलते हैं साइकोलॉजी में, मनोवैज्ञानिक भाषा में। तो आप वो करिए, माइंडफुल करिए, इंट्रोस्पेक्शन करिए, या आपको अगर घर से बाहर जाके मूवमेंट नहीं है तो आप लैपटॉप थोड़ी देर छोड़ के अपने रूम में या अपने ऑफिस ही में थोड़ी चहलकदम कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, चेयर में बैठ के कर लीजिए। सो तनाव ही सब चीज़ों की जड़ है। तनाव पे तो मैं डिटेल्स में, चूँकि मैंने बहुत लॉकडाउन में बहुत अनुभव किए हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ है जो छूटे नहीं, उसको कंटिन्यू करना चाहूँगा। आप दिन भर का अपना जो दिनचर्या है वो थोड़ा हमारे साथ शेयर करेंगे, कैसा दिनचर्या आप फॉलो करती है? यू नो व्हाई, मैं बताता हूँ।
मैं एक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं था कि आप इस एज में होंगे जब हम फोन पे बात कर रहे थे। अच्छा, ठीक है ना। आप क्या लगा? मैं लगा 40-45 ईयर्स की महिला है जो हाईली एनर्जेटिक है, पैशनेट है पढ़ाने के लिए बच्चों को, ठीक है, और बहुत कमिटेड है अपने प्रोफेशन में, सीरियसली एंड ऑनेस्ट। जैसे ही आप बताइए अभी कि मेरा बेटा 33 ईयर्स ओल्ड है, आई वाज शॉक्ड। अरे यार इतनी तो जो मैं कह रही हूँ और जो मैंने लिखा है उसकी पुष्टि हो गई। ट्रू। इसलिए तो मैंने पूछा कि मैं भी फॉलो करूंगा। मेरा बेटा तो 7-8 साल का है। मैं जान सकूं कि भाई मैं अपनी दिनचर्या कैसे बनाऊं आपके साथ। देखिए दिनचर्या मैं आपको कह सकती हूँ, मॉर्निंग उठ के पहला चीज क्या ड्रिंक करती है या खाने का लेती है, कितने बजे लेते हैं ये बताइए। मैं मेरी किताब में भी एक्चुअली मैंने अपना पूरा रूटीन उसमें बताया हुआ है। मेरी जो शैली है वो बताई है, स्पेशली आहार को लेके। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड देखिए एक उम्र के बाद हम लोगों को क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पे, हाँ, क्वालिटी में जाना चाहिए। एंड हमारा जो खाने का व्यवहार है वो भी हमारे मस्तिष्क में होता है। एक्चुअली इट इज़ कंट्रोल बाय अवर मस्तिष्क, नॉट बाय अवर स्टमक। वो लोगों को एक्चुअली पता नहीं होता है, वो अपना पेट का भूख और पेट की एंड जीभा का वो देखते हैं, ना कि मस्तिष्क की सुनते हैं। तो वो कंट्रोल्ड एंड माइंडफुल ईटिंग जिसको हम बोलते हैं साइकोलॉजी में, तो चीज़ें जैसे जो आपके शरीर को अच्छी रहती हैं, सात्विक खाना है। ये नहीं कि आप नॉनवेज वो भी आप खाइए, ठीक है, पर आपके शरीर के लिए जो ज़रूरी है वो है। और दिनचर्या मेरी सुबह उठते ही एक मैं थोड़ा साइलेंस प्रैक्टिस करती हूँ अपने बेड पे ही बैठ के उसी से मेरा दिन शुरू होता है। फिर अपना पानी पिया, फिर उसके बाद अगर मैं आप ही को सब यहाँ बता देंगी तो लोग मेरी किताब नहीं पढ़ेंगे। इसीलिए किताब पढ़ेंगे कि भाई और डिटेल्स जानना है। हाँ, तो उसी में बहुत सारी चीज दी है। और इन टोटलिटी जो आप देख सकते हैं कि मैंने जीवन में अनुभव कमाया है और जो महसूस किया है, तो इस किताब द्वारा वो जन तक पहुँचेगा। अच्छा ठीक है, अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं, तनाव वाली पे। दोस्तों मैम के जो पार्टनर है, जो हस्बैंड है, वो IPS हैं। तो पुलिस की नौकरी अपने आप में बहुत ही टेंशन वाली होती है, अपने आप में बहुत टेंशन होती है, मैं ऐसा समझता हूँ। तो वैसे में आप मतलब घर में रह के जब पार्टनर टेंशन फ्री कैसे खुद को मैनेज कर पाती थी? क्योंकि मेरी जीवन शैली एंड मोर ओवर मुझे लगा कि अभी तो नहीं, जब और अभी तो फिर भी तनाव कम है, पर लेकिन जब वो पहले उग्रवादी के क्षेत्र में जाना और जब हम लोग यंग थे और रात तक नहीं आना, पर एक सकारात्मक सोच हमेशा मैंने उनके प्रोफेशन और जब भी वो घर से बाहर रहे उसको बनाई रखी। एंड जैसे बोला, जैसे आप जानते हैं, आप जैसे सोचते हैं, जैसे मैनिफेस्ट करते हैं, वही जीवन में घटता है। तो मैंने हमेशा सोचा नहीं, वो सुरक्षित है, वो सही है, और यही एक सकारात्मक सोच के कारण मैंने पूरा जीवन जिया है और इवन तनाव के बिना जिया है। एंड और हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव आए हैं, प्रोफेशनल लेके या जो भी है, पर लेकिन उसका हमने सामना किया है और घर में उनको ऑलवेज एज अ मॉरल सपोर्ट दिया है। वाओ। हाँ, अच्छा, सबसे ज़्यादा इनडायरेक्टली दिया है। सबसे ज़्यादा मॉरल सपोर्टिव कौन थे, आप या आपके हस्बैंड? आई थिंक दोनों का ही। हाँ, ऑलमोस्ट इट्स गिव एंड टेक। हाँ, इट्स गिव एंड टेक। जो मेरा दायरा है मैं वहाँ पर है, जो उनका दायित्व है उन्होंने वो रोल किया। पुलिस का रोल अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। उस स्थिति में घर में बैठ के कभी कभी तो नेटवर्क नहीं है, मोबाइल पे बात नहीं हो पा रही है, तो इम्पेशेंट होना बहुत नेचुरल है कि भाई 4 घंटे 6 घंटे हो गए, किसी मिशन पे है, ठीक है। तो वो पीरियड का कोई जिक्र करेंगे जब आप बहुत स्ट्रेस में रही हो? हाँ, मुझे याद है मैं शादी के होते ही हम लोग एज अ ASP हम लोग गया में गए थे और वहाँ हम SP और हम पहुँचे ही है कि SP साहब इनको ले गए कि चलिए वहाँ एनकाउंटर हो रहा है और उग्रवादी कुछ एक्टिविटी चल रही है, और वो गए हैं। और उसके बाद मुझे 2-3 दिन तक उनकी शक्ल नज़र नहीं आई, और उस समय ना मोबाइल होता था ना कुछ भी नहीं होता था। एंड देन हाँ, बट लेकिन जैसे मेरी पुस्तक में आप पढ़ेंगे तो धैर्य
माइंडफुलनेस, ध्यान और ये एकांत मेरे जीवन में शुरू से ही आ गया था। आप अपने बचपन के बारे में थोड़ा बताएंगे? यहाँ से तो मैं बचपन जानना चाहूँगा आपका क्योंकि पता है 3 दिन 2 दिन पार्टनर नहीं है, अवेलेबल नहीं है, फ़ोन पे भी नहीं है, और इस स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए बहुत करेजियस होना चाहिए। नहीं, मन में देखिए विचार तो, डर तो लगता ही था ऑलवेज, एंड अनसर्टेनिटी रहती थी, पर लेकिन हमेशा डिवाइन में, परमात्मा में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है, और एक वो कनेक्शन था जिसके कारण मैं बैलेंस में रही, तनाव मुक्त रही, और जीवन में इतने आगे हम लोग बढ़ गए, आ गए। आप अपने बचपन के दिनों बारे में कुछ बताएंगे? बचपन में भी मतलब एज अ चाइल्ड मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल थी। वाओ हाँ, क्योंकि घर की सबसे बड़ी बेटी होने के कारण, एंड मेरे ऊपर मेरे माता पिता बहुत मतलब मुझे दायित्व दिया था मेरे छोटे भाई बहनों का, तो मैं शुरू से ही रिस्पॉन्सिबल और मल्टीटास्किंग और काम सब करती थी, और बहुत रिफ्लेक्टिव थी, और मतलब हाँ, कुछ एक अंदर से कुछ था बचपन में भी जो मुझे कहीं ना कहीं मतलब ऐसे लगता था कि कुछ यात्रा है जो करनी है, कुछ अधूरा है जो मुझे करना है, आगे बढ़ना है, मतलब एक जिज्ञासा सी थी हमेशा। फिर शादी होने के बाद, पढ़ाई लिखाई के बाद, शादी होने के बाद मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली, मैं काफ़ी लोगों से जुड़ी, और काफ़ी मैंने ये अपना शोध किया, जीवन शैली की। उसके बाद मैंने अपना ये पीएचडी में अपनी इन सब चीज़ों को लेके आई, एक साइंटिफिक उस रूप से उसको मैंने इस्टेब्लिश किया। पीएचडी किस टॉपिक पे था आपका? मेरा एक्चुअली मैंने माइंडफुलनेस, जैसे बताया, 2 क्वालिटी ऑफ लाइफ पे था। वाओ। हाँ, तो 2 प्रकार के ध्यान को मैंने एज ए इंटरवेंशन लेके, तो अच्छा, वो बताएंगे 2 प्रकार के ध्यान? वो ध्यान जो मेरे पीएचडी के थे, एक विपस्सना था, एक सहज योगा ध्यान। अच्छा, 2 किस्म के। हाँ। ओके, दोनों में बेटर कौन सा था? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कौन सा बेटर है, ध्यान है। करेक्ट। माइंडफुल वो एकांत जो है। आप विपस्सना अटेंड किए हैं सब? हाँ, मैंने। वाओ, क्या बात है। गया में? नहीं, मैं गई थी शोधपुर। अच्छा, कलकत्ता, वहाँ से डेटा कलेक्शन था मेरा, तो मैं वहीं गई थी। कितने दिनों का की थी? 10 दिन वाला जो है, सब चीज़ से, दुनिया से कट के। हाँ, क्या बात है। और वो आपका एक्चुअली दोनों अपने तरह में ही ग्रेट है, और बहुत सारे उसके बाद बहुत अपॉर्चुनिटी मिली कि बहुत सारे किस्म के ध्यान मैंने किए, और लोगों से जुड़ी और सीखा, और उसको एक्चुअली वो भी एक आपके एक कमिटमेंट है। करेक्ट। सरेंडरिंग है, और विल पावर है, प्रोटोकॉल है। ट्रूली एग्रीड। तो एंडोरेंस चाहिए। आप उसको हाउ कैन यू ब्रिंग इट टू चाहे दुनिया इधर उधर हो जाए, इट गोज ऑन। करेक्ट, एग्रीड मैम। हाँ, तो ये आई थिंक हम पुस्तक से अलग जा रहे हैं। नहीं, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो सब्जेक्ट आपके जहन में आया, ये कैसे इनकलकेट हुआ आपके जीवन में? तो जब ये जिम्मेवारी दी गई आपके पेरेंट्स के द्वारा, छोटे भाई बहनों का ख्याल रखना, मुझे लगता है कि यहाँ से ये चीज़ें आने लगी आपके जीवन में। स्वाभाविक है। देखिए, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आप देखिए, बचपन जैसा आपका माहौल आपको मिला है, आपका बचपन जैसा गुजरा है, एंड उसका इम्पैक्ट आपकी पर्सनालिटी में अडल्टहुड में रहता है। करेक्ट, एग्रीड। सो व्हाट वी आर, सो ये यात्रा आई थिंक समवेयर शुरू से, बचपन से शुरू हो गई थी। सो बिल्कुल इसका इम्पैक्ट मेरे चाइल्डहुड से ही रहा है। क्या सच में सोच बदलने से उम्र पे असर पड़ता हुआ आपने किसी को देखा है? मैं एक एग्जाम्पल हूँ। एंड ये हाँ होता है। मैं एक गैदरिंग में गई थी, वो एक कुछ गेट टुगेदर था जहाँ खाली ओल्ड लोगों के लिए था। अब मैं वहाँ देख रही थी कि वो सब
40 से ऊपर, 50 से ऊपर, इतनी ऊर्जा, इतने एनर्जेटिक और इतने अच्छे। वो एक्चुअली था लाफिंग क्लब, ओके, कोलकाता में। अच्छा, वो पार्क में होता था। हाँ। तो मैं जब वहाँ जॉब करती थी कैलकाटा में, तो वहाँ मुझे सौभाग्य मिला कि उस ग्रुप का में अटेंड करने के लिए। तो मैंने देखा कि वाकई ही, और सोच इतनी सकारात्मकता, सब पॉजिटिव लाइफस्टाइल, सब चीज़। तो मैं वही सोच रही थी, कोई दादी है, कोई नानी है, कोई कुछ है, बट इतना ऊर्जावान, एंड कोई उम्र का किसी का उनको ख्याल नहीं कि उनका झुर्रियाँ हैं या कुछ है, बट मन एकदम चंचल और बच्चा जैसे। सुपर्ब। सो तब मुझे लगा वाकई ये सब लाना चाहिए एज अ जन तक, उनको पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल का जो लाइफस्टाइल है इतना तनावपूर्ण, उसमें एक एक्चुअली लोगों को अपने बारे में सोचना है एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, समय निकालना है। बिल्कुल। लेकिन तनाव के वक्त मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा तनाव में था, तो दिमाग में ये आता ही नहीं था कि भाई अब मुझे ध्यान करना चाहिए, मैं ध्यान करने या मेडिटेशन के लिए बैठूंगा तो मन नहीं लगेगा उसमें। जब मैं एक्सरसाइज करने के लिए कोशिश करूंगा या योगा करने की कोशिश करूंगा तो उसमें भी मन नहीं लगता। तो उस वक्त अपने सोच को कैसे कंट्रोल करे कोई व्यक्ति? हाँ, देखिए, इसको हम लोग मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जो मैं बोलूँगी अपना एज अ एनालिसिस, सो दिस इज़, इसको हम लोग, एक हमारी होती है ट्रीटमेंट CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। तो आपको अपने जितने कॉग्निटिव, यानी कि आपके जितनी थिंकिंग है, जो नेगेटिव है, उसको सकारात्मक में जान डालना है। आपका फीलिंग, आपका थॉट्स एंड बिहेवियर, सो आपको इन तीनों पे काम करना है। ओके। हाँ, एंड आप इस सोच को, जो आप अपने बारे में सोच रहे हैं, उसको यू हैव टू मेक इट पॉजिटिव, सकारात्मक करना। लेकिन जो व्यक्ति ऑलरेडी स्ट्रेस में है, वो किसी से शेयर करना नहीं पसंद करा। मेल तो यूजुअली नहीं करते। हाँ, मैं फीमेल मैं तो मेल ही के लिए बोल हाँ, रही हूँ। जैसे ये किताब पुरुषों के लिए भी है। ये ना हो कि टॉपिक एक महिला ने लिखी है तो महिला ही युवा रहना चाहेंगी। पुरुष के लिए भी बहुत जरूरी है कि वो हेल्दी लाइफ लीड करने के लिए वो युवा मन ही रखे। एंड समय निकालना है, सोचना है, ये दायित्व है एक्चुअली। पहले बार पहल करने में बहुत मुश्किल होगा, बट एक बार देखिए, कोई भी, विज्ञान कहता है कोई भी हैबिट बनाने के लिए आपको 15 दिन उसको रेगुलरली कर लिए, वो आपकी हैबिट बन जाएगी 15 से 30 दिन तक। तो यही क्रिया आप 15 से 30 दिन तक करिए, थोड़ा माइंडफुली करिए। उससे पहले थोड़ा प्राणायाम करिए, साइलेंस में बैठिए, ताकि अपना मन एकाग्र आप कर सके कि आपको ये काम करना है जो आपके लिए फ़ायदा करता है। इसके आप बेनिफिट्स देखिए, है ना। तो वो आपको, वो तनाव में है, उसको ये समझना है कि वो तनाव दूर करने के लिए ये इंटरवेंशन ज़रूरी है। ये समझना पड़ेगा, ये समझना है एक्चुअली। और ये जो बहुत अधिक तनाव में है, तो देन दे हैव टू टेक हेल्प, है ना। ओके। तो दे हैव टू सीक हेल्प। मतलब अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा तनाव है तो वो उसको एक काउंसलिंग ज़रूरी है, सेशन, बिकॉज ये क्या है, हमारे भारतवर्ष में अभी भी ये एक स्टिग्मा है। करेक्ट। लोग छुपाते हैं, जाते नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छा, अभी कल एक व्यक्ति से बात कर रहा था, कितने इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कल मैं एक व्यक्ति से पूछ रहा था, तो बोले कि दो व्यक्तियों की मोस्टली झगड़ा क्या होता है कि पर्सनल ईगो नहीं होता, कहीं और का फ्रस्ट्रेशन है जो मेरे दिल और दिमाग में बैठा हुआ है, वो आप उस पे निकाल, वो वहाँ पे निकल रहा होता है। डिस्प्लेसमेंट हम लोग मनोवैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं। क्या फैक्टर है? डिफेंस मैकेनिज्म है ये, कि आपका एक्चुअली ये फ्रॉइड ने बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म के बात किए हैं। ये एक बिहेवियरल, आपका एक बिहेवियर होता है। तो आपका सपोज आपके साथ आपके बॉस का कहीं लड़ाई हुआ, कुछ हुआ, अनबन हुआ, तो आप वही फ्रस्ट्रेशन लेके आपने आपको रिलीज करना है, अपना स्ट्रेस। तो वो आप क्या करेंगे, आप घर में आए, इमिडिएटली आपके सामने सर्वेंट पड़ा, आप उस पर चिल्ला दिए, या आपके बच्चा सामने है उस पर, या वाइफ पड़ी उस पर चिल्ला दिया, तो वो दिस इज कॉल्ड डिफेंस डिस्प्लेसमेंट। आपने वहाँ का तनाव रिलीज किया यहाँ पर। ऐसे सिचुएशन में अब वो बता रहे थे कि क्या करना चाहिए, पूछा हे क्या हुआ यार, कहीं और का फ्रस्ट्रेशन यहाँ क्यों निकाल रहा है। हाँ, ठीक है, तो ऐसे वो समझा उसको। तो इस पे आप क्या बताएंगे ऑडियंस को कि उनको कैसे हैंडल करना चाहिए? सपोज कीजिए कि
आप हैं, आप एज ए वाइफ आप देखते हैं कि आपके हस्बैंड पुलिस में हैं या मेरी वाइफ हाउस वाइफ है, मैं ऑफिस का स्ट्रेस लेके जाता हूँ, तो वैसे में एक पार्टनर को या एक कुलीग को कैसे एक्ट करना चाहिए जब कोई कहीं और का फ्रस्ट्रेशन उसके ऊपर देख रहे उस समय बेस्ट है आप चुप रहिए, आप समझ जाइए, जैसे हम लोग को तो पता चल जाता है कि क्या हुआ है और व्हाई ही इज बिहेविंग लाइक दैट, है ना। तो सामने वाले व्यक्ति को उस समय ज़्यादा तक कोशिश करना चाहिए सामने से हट जाए और चुप हो जाए, बाद में इसको टैकल करें। या तो वो जेन्युइन अनोयंस है, कुछ फ्रस्ट्रेशन है तो पूछे किस लिए हुआ, और या कहीं और का गुस्सा कहीं आपके सामने फ्रस्ट्रेशन उतार दिया तो बाद में उसको क्लैरिफाई करिए। बेटर है यू शुड अवॉइड और वापस बहस नहीं, जस्ट और फ्रस्ट्रेशन निकलता है, वो एक जरिया है। देखिए वो भी ज़रूरी है, एंगर, गुस्सा, तनाव, इसका अंदर घर कर जाता है। ये बहुत लोग इंट्रोवर्ट होते, वो वोकल नहीं होते, बोलते नहीं। हाँ। बहुत लोग अपने तनाव को बोल के निकाल देते, तो इट्स एन आउटलेट, इट्स लाइक एन रिलीज जो हम लोग साइकोलॉजी शब्द में। जो फ्रस्ट्रेशन डिस्प्लेसमेंट भी नहीं कर पाते, हाँ। उनको आप क्या सलाह देंगे? उनको मैं ये कहूँगी, देखिए एक मनोवैज्ञानिक तरीका है जर्नलिंग। ओके, डायरी लिखो, स्ट्रेस डायरी, जर्नलिंग, अपने जितने फ्रस्ट्रेशंस हैं। अगर आप वोकल नहीं है, कल ही मैं एक क्लास ले रही थी और जिसमें ये हम सेल्फ हेल्प साइकोलॉजिकल टूल्स की बात कर रहे थे, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि बहुत पर्सनालिटीज दे आर ऑल डिफरेंट, हर व्यक्तिगत एक इंडिविजुअल है ना। कोई आपका वोकल होता है, कोई चुपचाप रहता है, बोल नहीं पाता है, तो उनके लिए है जर्नल। राइट डाउन, कीप अ स्ट्रेस डायरी और राइट डाउन, आज आपके बॉस के साथ जो भी हुआ वो लिखिए, या आपके फैमिली में कुछ हुआ वो लिखिए, तनाव, फिर आपने उसका ऑल्टरनेटिव स्टेप्स क्या लिया, उसको सुधारने का क्या लिया, तब वो पूरा होता है। करेक्ट ताकि अगली बार ना हो। बिल्कुल होता ही है, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, बट उसका तोड़ भी है। क्या उम्र बढ़ने का डर इंसान को जल्दी बूढ़ा कर देता है? बिल्कुल। आप देखिए आजकल के जो विज्ञापन हैं, एड्स क्या कहते हैं, जो भी ये क्रीम लगा लिए झुर्रियाँ चले जाएगी। सबसे बड़ा तो यही नेगेटिव ऐड है, और ये झुर्रियाँ भगाने के लिए क्रीम यूज करिए, झुर्रियाँ भगाने के लिए ये पैक यूज करिए, आप जवान हो जाएंगे। आप सोचिए ये इश्तेहार, ये एडवर्टाइजमेंट जो आजकल हो रहा है, ये एक्चुअली नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, और बूढ़ों को बूढ़ा कह रहा है, अरे मेरी तो झुर्रियाँ हो गई है, ये इश्तेहार। ये एक ये मैं वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक उससे एक पर्सपेक्टिव आपको बता रही हूँ। तो ये डर वाकई, सो डर आपको बिल्कुल मन से निकालना है, क्योंकि फिजिकल एजिंग, बायोलॉजिकल एजिंग अलग है, मानसिकता, ब्रेन की, माइंड की एजिंग अलग है। आपका जो यौवन है, आपका यूथफुलनेस है, एजलेस है, दैट कम्स फ्रॉम योर माइंड, फ्रॉम योर मस्तिष्क एंड फ्रॉम योर थॉट, फ्रॉम योर पॉजिटिव माइंडसेट। और आप जैसे मैनिफेस्ट करेंगे अपने बारे में कि मैं यंग हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ, मेरे में ये क्षमता है, मेरे सेल्फ एस्टीम अच्छा है, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैं ये कर सकती हूँ, मैं अच्छी लगती हूँ, आप वैसे ही हो जाएंगे। आप अपने आप को एजिंग, मतलब आपकी उम्र, झुर्रियाँ कम हो जाएंगी। एक ये यूथफुलनेस, ये थॉट है, ये माइंडसेट है, नॉट फिजिकल बॉडी। तो आपके ऑटोमेटिकली एजिंग ठीक रहेंगे। एंड शोध होएंगे, न्यूरो साइंस जो हमारी साइको न्यूरो साइंस है, इतने सारे शोध हुए हैं, बहुत सारे, जैसे न्यूरो साइंस के हिसाब से, न्यूरोबायोलॉजी के हिसाब से नोबेल प्राइज़ विजेता है डॉक्टर एलिजाबेथ ब्लैकबर्न्स करके। तो उन्होंने शोध में देखा गया कि हमारे डीएनए में टेलोमोर्स करके एक चीज़ होती है, पदार्थ, तो वो जैसे जैसे एजिंग होती है वो घिसने लगता है। पर जिनका माइंडसेट एंड लाइफस्टाइल्स एंड माइंडफुलनेस ये सब है, वो भी उसको बचा लेते हैं टेलोमेर। मैंने अपनी पुस्तक में इसके बारे में जिक्र किया है, इसकी गहराई से, कि एक्चुअली मनोवैज्ञानिक एंड एजिंग का क्या रहस्य है एंड व्हाट आर द रेलिवेंस।
सो इसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है, जैसे आप कह रहे हैं माइंड से। अब फियर वो तो आपको निकालना है। देखिए बूढ़ा सबको होना है ना, उसके डर से ज़्यादा आदमी जल्दी बूढ़ा हो जाता है। और स्ट्रेस की वजह से भी झुर्रियाँ आती हैं। बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से झुर्रियाँ ही नहीं आती है। स्ट्रेस इज द कॉज फॉर एवरी डिजीजेस। पहले आपकी मानसिकता पे आप जो सोचते हैं, आपके माइंड सेट में आपका तनाव यहाँ बढ़ता है, आपकी सोच में। उसके बाद आप फील करते हैं, देन आप यू स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट बिहेवियर, और इसी के कारण आपका स्ट्रेस बढ़ता है। एंड देन बॉडीली सिम्टम वो एक बहुत घातक रूप बीमारी का ले लेता है, स्ट्रेस को अगर हैंडल नहीं किया जाए। तो थोड़ा भी तनाव है, अगर प्रोफेशनल हो, पारिवारिक हो, कोई भी हो, उसको ज़रूर सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए और ज़रूर उसकी मदद मेरे लेनी पास चाहिए। लेकिन डेटा नहीं है, मतलब मैंने कहाँ से ये पढ़ा है ये मुझे एग्जैक्ट डेटा पता नहीं है, याद भी नहीं है, बट मैं कहीं तो ये पढ़ा हूँ जो मुझे बैक मेमोरी में कॉल हो रहा है कि लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान में 90% से ज़्यादा लोग स्ट्रेस पे है, सब स्टूडेंट्स भी, हाँ, इंक्लूडिंग स्टूडेंट। हाँ, तो क्यों और क्या वजह है इन सब चीज़ों की? लाइफस्टाइल। ओके, लाइफस्टाइल है, क्योंकि देखिए हमारा लाइफस्टाइल आजकल बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं स्ट्रेस के। बेसिकली तो लाइफस्टाइल होता है, गलत लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है। सेकेंडली देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन, बहुत आगे बढ़ने की होड़ जो है। 21st सेंचुरी है एंड यू नो आधुनिक युग है। देन प्रेशर्स है स्टूडेंट लाइफ में, देखिए इवन एल्डर्स को भी देखिए, मीडिया का इतना इम्पैक्ट है, बैड इम्पैक्ट ऑफ मीडिया, एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन, बॉडी इमेज, आपका वो सोशल एडिक्शंस जो यू आर हैविंग, एंड एक होड़, अपनी सेल्फी का लाइक्स नहीं आना, ये सब। तो ये इंटरनेट का भी इम्पैक्ट बहुत पूरा एक तनाव का कारण बन गया है आजकल यंगस्टर्स में स्पेशली। देन बहुत किस्म के एडिक्शन है, मॉडर्न लाइफस्टाइल है, उसके कारण भी इम्पैक्ट हम लोग का कुछ नेगेटिव ही पड़ रहा है लोगों को। हेल्दी लाइफस्टाइल का प्रैक्टिस एक आम व्यक्ति कैसे करे? देखिए हेल्दी लाइफस्टाइल से है, यू नीड उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तरह, एक दायित्व के तरह उसको अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा, एंड एक रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, एंड जो कोशिश करे एवरीडे करे। हाँ, लेकिन उस रूटीन के अंदर आइटिनरी क्या होगा? हाँ, एक तो है एक्सरसाइजेस ज़रूरी है, मूवमेंट जैसे मैंने बताया, फिर थोड़ा ध्यान मैं नहीं कहूँगी मेडिटेशन, बट माइंडफुलनेस, थोड़ा साइलेंस, एक ही बात, रिफ्लेक्शन, हाँ, घुमा के बात तो एक ही है। वही है। हाँ। उसके बाद हेल्दी ईटिंग, ओके, माइंडफुल ईटिंग, हाँ, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खाने का सीधा इम्पैक्ट आपके मस्तिष्क पे पड़ता है। अच्छा, एक और लोग बोलते हैं कि शाम में 7 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए, क्या रियलिटी है? हाँ, बहुत, क्योंकि एक तो ये है कि हम लोग की जो डाइजेस्टिव कैपेसिटी होती है, जो एक कॉलिक, एक जो ऊर्जा है डाइजेशन की, वो थोड़ी देर मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, स्लो हो जाता है। एंड सोने से पहले हमेशा सिस्टम खाली रहना चाहिए। तो मैं हमेशा लोगों को बोलूँगी 80-20 का रेशियो खाने में करना चाहिए। 80-20 इज 80% हेल्दी ईटिंग करिए, माइंडफुली खाइए, आप क्या खा रहे हैं, और आप न्यूट्रिएंट, है ना, कोई ज़रूरी नहीं महंगे ही न्यूट्रिएंट हो, सब चीज़ हर वर्ग के लोगों के लिए न्यूट्रिएंट है। एंड 20% ठीक है, आप चीट करिए, कभी आपने बाहर का खा लिया, आपका मन किया, चाट मसाले ये सब जो भी है 20% खाइए, मना नहीं है कि जीवा है, टेस्ट है, मौसम है, जैसे अभी आपने पकौड़ों की बात की है, तो सबको चाहिए, मेरा भी मन करता है, मैं भी खाती हूँ, ऐसी बात नहीं है, पर रेशियो अपना चेक करिए। एंड चीट मील जो करना है उसको थोड़ा प्रतिशत कम रखिए। और हेल्दी लाइफ स्टाइल मतलब आप डिसिप्लिन्ड होइए, एक्सरसाइज कीजिए, विल पावर, हाँ, विल पावर तो आपको चाहिए, बिकॉज आपको एवरीडे वो प्रैक्टिस करना है, एंड उसका एंड रिजल्ट देखिए, आपको सेल्फ मोटिवेट होना है।
सेल्फ मोटिवेट। अच्छा, थोड़ा पढ़ना भी चाहिए, ऐसा भी लोग बोलते हैं कि अच्छी किताबों से। हाँ, और मैं बता रही हूँ आपको, अभी है पैशनेट होना है, क्रिएटिविटी रखिए, हॉबीज अपनाइए। हाँ, ये नहीं कि आप खाली काम ही करते रहिए, हॉबीज, एनी टाइप ऑफ हॉबीज, एंजॉय दैट एंड देन पैशनेट। एंड आप पढ़ना तो इसलिए ज़रूरी है, क्विज, आप जितने कुछ क्विज आते हैं वो करिए, कोई भी उम्र के हो, आपका कॉग्निशन बहुत हाई इंटैक्ट रहता है, ब्रेन एक्टिविटी, मतलब ब्रेन इवॉल्व हो रहा है हमारा। ट्रू। पहले से अगर लेके अभी 40 तक के उम्र के ऊपर वाले व्यक्ति जिनके बच्चे 8 साल मेरी उम्र के वाले हैं, तो अपने बच्चे के साथ चेस खेलिए। Isn't it? यस, चेस खेलिए, जितने भी सुडोकू करिए, आपके तो न्यूज़पेपर में आते बच्चे के साथ आप इन्वॉल्व भी हुए, बच्चा भी इन्वॉल्व हुआ और आप भी इन्वॉल्व हुए, क्योंकि आप ही रोल मॉडल हैं करेक्ट अपने बच्चे के। एग्री। सो आप हेल्दी हैबिट शो करेंगे, वो भी वही डेवलप करेंगे। आप भी ध्यान रखिएगा इस बात का। मेरा बेटा कल ही बोल रहा था, पापा एक चेस लाओ, मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ। यस, कैरम बोर्ड है, चेस है, लूडो है, जिसमें आपका माइंड वो ले आइए, स्क्रैबल ले आइए, जो एक शब्द बनाने वाला था, एनीथिंग जिसमें बच्चे का कॉग्निशन भी बढ़ेगा और आपका भी ब्रेन न्यूज होगा। करेक्ट। हमेशा लिखिए, पढ़िए, और एज इज जस्ट अ नंबर, कोई उम्र नहीं है। देखिए, मैंने तो मैं कितने साल की थी, शायद 39 की थी मैं, जब मैंने पीएचडी में एनरोलमेंट लिया। 39 में? हाँ, माय गुडनेस। तो कोई उम्र नहीं है, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंशियल नॉलेज को पीएचडी में डाला। जब मैंने जीवन में इतना किया तो उसको फिर एक शोध के रूप में लेके आई। वंडरफुल। और अभी भी मैं फुल टाइम जॉब्स करती हूँ एंड मल्टीटास्किंग करती हूँ, अपने काम स्वयं करती हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन जो मेरे एंड से है, अक्सर हम जिस समाज में हैं वहाँ पे एक बात आती है कि आपको अपनी उम्र का ख्याल मोस्टली महिलाओं को रखना चाहिए, तो ऐसा परसेप्शन क्यों है? नहीं, ये देखिए, ये इससे मैं सहमत नहीं हूँ। एंड पुरुषों को भी उतना ही ख्याल अपना रखना है, स्पेशली भारतीय पुरुष हस्बैंड्स है या फादर है या उनके ऊपर दायित्व इतना है कि वो सिर्फ कमाने के लिए में ही अपना समय कर देते हैं और परिवार का ध्यान रखने में। करेक्ट। अपना हेल्थ का प्रायोरिटी उनका बिल्कुल नहीं होता है। सो ये सब पुरुषों से मेरा निवेदन है कि महिला तो देखिए अपना बाहरी रूप, अंदर रूप सब कर ही लेती हैं, पर उन्हीं को अपने हस्बैंड्स के, अपने परिवार के पुरुषों को इनकरेज करना चाहिए कि वो अपना भी ध्यान रखें। मेरे हस्बैंड है जो अभी भी इस उम्र में दौड़ते हैं, मानते नहीं। यंग डेज में माना होगा, क्योंकि उन्होंने मेरा जब जीवन शैली देखी होगी तो उन्होंने भी मेरे से कुछ पॉजिटिव हैबिट्स सीखी हैं। अब आपने जैसा बताया, अब तो मानते ही होंगे, लेकिन यंग एज में तो एकदम नहीं मानते। हाँ, नहीं, पर उनका कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस रहा है, क्योंकि उन्होंने भी अपने जीवन में जॉगिंग करना, स्पोर्ट्स को महत्व दिया और वो भी जॉग करते हैं। एक बार तो हम दोनों ने हाफ मैराथन में भाग लिया था दिल्ली में 2017 में, आई थिंक, या 16 में। और आप हाफ मैराथन दौड़ी हैं? हाँ, मैं दौड़ी हूँ। मैंने 21 किलोमीटर 2.25 घंटे में पूरा किया था, पर पूरा किया था। वाह, सुपर। मैं नहीं कर पाया। एयरटेल का था वो, 2016 या 17 में ऐसे ही था। हम दिल्ली गए थे, यहाँ से, झारखंड से ही गए थे। वो है मेरा रिकॉर्ड। वंडरफुल, रियली। और अभी भी मैं दौड़ती हूँ जब मुझे मौका मिलता है, या जिम करती हूँ, पर अब मैं ज़्यादातर घर में अपना फ्लो, योगा है, ध्यान है, और थोड़ा बहुत फिजिकल, मेरा जैसे बताया, मेरा अपना एक पैकेज है, तो मैं अपना उसको यूज़ करती हूँ। काम और पारिवारिक जिम्मेवारी के बीच में लोग खुद को कैसे बैलेंस करें? या बहुत ज़रूरी टाइम मैनेजमेंट, समय का सदुपयोग, एंड जो फुल टाइम है, स्पेशली महिलाएं, हाँ, एंड इवन हस्बैंड्स ऑल्सो। महिला का तो देखिए ज़्यादा दायित्व रहता है, स्पेशली इन इंडिया, क्योंकि उसको बाहर का भी काम काज कर रही है और परिवार का भी देखना है। तो वो एक नाप तोल और बैलेंस तो बहुत ज़रूरी, टाइम मैनेजमेंट करना है। इसमें क्या होता है, या तो महिला नेग्लेक्ट हो जाती है। बहुत सारी महिलाएं जब काउंसलिंग के लिए आती हैं तो बोलती है हमारे अपने लिए टाइम नहीं है, हम मतलब घर के कामों में इतने जूझे हुए हैं, या बाहर से जॉब करने के बाद घर में लगते हैं तो अपने लिए टाइम नहीं रहता है, हताश हो जाता है। और यही हाल इवन पुरुषों का भी है।
तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, रूटीन करना है एक अपने आप में आपको एक यू हैव टू एक्चुअली मैं कहूँगी अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई पुरुष है ऑफिस में मल्टीटास्किंग कर रहे, तो आपके 3-4 काम एक साथ आपके हैं, तो आप 1 आवर रूल या 2 आवर रूल्स जैसा करिए, हर काम के लिए एक घंटा दीजिए ताकि आपके सब काम साइमल्टेनियसली आगे बढ़े। उसी में आपको अपना रूटीन आगे डालना है कि इसमें आप अपने मूवमेंट अपनी एक्सरसाइज उसके लिए भी निकालें। ऑफिसेज में आप हैं तो आप उसका समय करिए, अगर वीकेंड्स है तो आप परिवार को बैलेंस में लाइए, क्वालिटी टाइम दीजिए, बच्चों को टाइम दीजिए, बिकॉज बच्चों को माता पिता दोनों की ज़रूरत है इस उम्र में, तो उनके साथ खेलिए, उनका होमवर्क पूछिए, करिए, तो वो समय आपको निकालना है। इसके लिए आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि आप सारा दिन ऑफिस में जूझने के बाद तो आप एकदम थक हार के आए, फिर आपको परिवार में आप बैलेंस नहीं कर पाते। तो इसके लिए चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, आप अपना जब प्रायोरिटी देंगे अपनी हेल्थ का, तनाव मुक्त रहने के, वो जब आप अपनाएंगे लाइफस्टाइल्स में, और वो आप थोड़ा समय ऑफिस में भी अपने लिए, जब लंच के टाइम के बीच में माइंडफुलनेस किया, आपने कुछ चहलकदमी करी, कुछ वहाँ कुछ किया, अपने को फिर से फोकस किया, और फिर आप जब घर में आएंगे तो एकदम फ्रेश आएंगे। कोई हॉबी आप अपनी घर में देखिए, आके परस्यू करिए, कॉमन फैमिली हॉबी या कुछ, तो आप ऐसे बैलेंस करेंगे और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आप परिवार में लेके मुझे 2-3 चीज़ें आ रही है यार ध्यान में, जो मैं एक बार मतलब ऐसे ही ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन हम लोग बात कर लेंगे, आपको ध्यान में रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ। एक जो वैसे केसेस जो मेट्रोज़ में रहते हैं और अचानक उनकी नौकरी चली गई, अब उसका एक EMI था उसके जीवन के ऊपर, एक केस स्टडी है, ठीक है ना, कि मैं मेट्रो में रहता हूँ, मेरा एक 30,000 रुपये का महीने का EMI है, जो मैं एक नौकरी कर रहा था जिसमें 50,000 की तनख्वाह थी, अब वो हाथ से चली गई। अब मैं स्ट्रेस में हूँ, अब मैं रैपिडो या ओला या उबर ज्वाइन कर लिया हूँ ताकि उस EMI को मीट कर सकूँ रेगुलरली। अब मैं स्ट्रेस में हूँ कि भाई उतना मुझे या तो साइकिल पूरा करना पड़ेगा कमाने के लिए, ठीक है ना, दिन रात में वो स्ट्रेस में है। वैसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे, कैसे स्ट्रेस मैनेज करें? ओके, देखिए नौकरी चलेगी, दैट वाज अ पास्ट, तो मैं यही सलाह दूंगी कि प्रेजेंट में रहे अपना, और वर्तमान में जो स्थिति है उसको सुधारें। हाँ, और नौकरी जाने के क्या कारण हो सकते हैं, और क्या उससे बेहतर नौकरी मिल सकती है, वो अपॉर्चुनिटी ले, और उसको बैठ के अगर पास्ट में रह के और दुख करना और या डिस्टर्ब रहना कोई नहीं है। और चैनलाइज करेंगे अपने जो भी स्ट्रेस और चैलेंजेस है, उनको चैनलाइज करना है। जैसे मैंने बताया, ये जितने सारी चीज़ें हैं ये अपने जीवन में उसको अपनाना है। अगर ओला ओबर में नौकरी ली है पर उसमें अगर उसको EMI पूरा ना हो, इसको साइड हैसल जैसे अपना करें फॉर द टाइम बिंग। उसके बाद अच्छी नौकरी जिसमें वो पहले थे उसके लिए फिर से अप्लाई करें। दे ही कैन ऑलवेज गिव अ फ्रेश स्टार्ट। अब देखिए नौकरी जाने के कारण क्या है, कोई अपसेट है या कोई ऐसा इशू है, लीगल इशू है, तब दोबारा नौकरी मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है ना। और अगर कोई और कारण से गई है या वॉलंटरी उन्होंने रेसिग्नेशन दिया है, देन देयर आर चांसेस पॉजिटिव कि उसको फिर दोबारा से ब्रेक मिल सकता है। तो आई थिंक मैं यही कहूँगी कि उनको अपना एक तो दोबारा कोशिश करें, दे शुड नेवर गिव अप ऑन लाइफ, है ना। और अपने जो स्ट्रेस लेवल्स हैं उनको हैंडल करें, जो जितने ये जो टेक्निक्स बताई हैं, जो जितने मेथड्स बताए हैं, एंड ये 100% 200% ये सब काम करते हैं। क्योंकि जितने ये स्ट्रेस फ्री गुड हेल्दी हैबिट्स और आपके मूवमेंट, जितनी भी ये जीवन शैली है, इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है। ये शोध हो रहे हैं, सब रिसर्च स्टडीज़ हैं। स्ट्रेस से कॉर्टिसोल करके एक हार्मोन रिलीज होता है जो बहुत ही घातक है आपके मस्तिष्क के लिए, आपके शरीर के लिए, एजिंग के लिए। उसके कारण और भी एलिमेंट्स होते हैं। तो वो आपको वो हार्मोन से बचने के लिए, नेगेटिव हार्मोन से, ब्रिंग इन लाइफस्टाइल चेंज करिए। ओके, अच्छा, वो कपल जो दोनों वर्किंग है, हाँ, न्यूली मैरिड हैं या ठीक है शादी की हो गए 5 साल, अभी बच्चे प्लान नहीं किए, बट बोथ आर वर्किंग, उस सिनेरियो में
वो अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें? दोनों कॉर्पोरेट के प्रेशर में रहते हैं, लड़ाई तो ही जानी है शाम में, होती भी है, उनको क्या सलाह देंगे? दैट्स अ बिग इशू। और ये आजकल बहुत है, बहुत बिग इशू है, क्योंकि यंगस्टर्स दोनों ही पढ़े लिखे हैं एंड दोनों जॉब में जाते हैं। अब समय बदल गया है, ज़रूरत भी है, इट्स अ नीड ऑफ द आवर। सो तब तो देखिए उनको बैलेंस तो करना है, डेलीगेशन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब वो ज़माना चले गया कि हम आदमी है, मेल है, तो हम किचन नहीं देखेंगे, बच्चा को नहीं देखेंगे। वो तालमेल आज के ज़माने में ज़रूरी है। डिग्निटी ऑफ लेबर दोनों के लिए ही ज़रूरी है। हस्बैंड को भी ये समझना है, वाइफ को भी समझना है कि दोनों अर्निंग है, दोनों का दायित्व जब समझना है। एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम कहते हैं, ओके, हाँ, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द हाउस, फॉर रनिंग द एरेंड्स, इवन फॉर योर चाइल्ड, बच्चे के लिए भी वो तालमेल रखना है। कौन पहले ऑफिस से आ रहा है, कौन लेट आता है, कौन बच्चे को देख रहा है, और आपने किचन का फूड के लिए क्या अरेंज किया है। एक एज ए टीम जब तक आप नहीं करेंगे तो लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। सो दे नीड अ टीम एफर्ट्स फॉर दैट। एंड मैं तो ज़्यादातर ये कहूँगी कि जो वर्किंग महिलाएं हैं, तो बच्चा अपना ऐसे प्लान करे। आई थिंक अब तो बहुत अच्छी मैटरनिटी लीव हाँ दोनों को मिल गई हैं। मेल कैन ऑल्सो अप्लाई एंड इवन अ फीमेल कैन ऑल्सो डू दैट। तो उसका सदुपयोग करे, क्योंकि देखिए बच्चा जीवन लाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पेरेंटिंग उससे बड़ी जिम्मेदारी है। आप जैसे बच्चे को ढालेंगे, और पेरेंटिंग अगर आप किसी और पे डिपेंडेंट छोड़ देंगे तो हो सकता है देयर आर चांसेस कि बच्चा आपका इधर उधर, मतलब उसके कुछ हैबिट्स चेंज हो जाएंगे। बहुत सारे इश्यूज आते हैं, संस्कार ऐसे बहुत सारे काउंसलिंग के इश्यूज आते हैं जहाँ पर वो परेशान है बच्चों से, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर वर्किंग एंड उन्होंने घर पे मेड या किसी हेल्प के साथ छोड़ा हुआ है एंड बच्चे हाथ से निकल रहे हैं। अच्छा, वैसा कपल के लिए क्या बोलेंगे? सपोज कीजिए कि मैं एक केस बता रहा हूँ कि हम दोनों, मैं मेरी वाइफ दोनों वर्किंग है, शादी अभी न्यूली मैरिड है या ओल्ड हैं, और हम दोनों स्ट्रेस में हैं जॉब की वजह से, दोनों के माथे में दर्द है। अब कौन किसका ख्याल रखे? ओके लड़ाइयाँ तो यहीं से शुरू होती है कि भाई मेरा सर दुख रहा था, तूने पूछा नहीं, तेरा दुख रहा था, मैंने पूछा नहीं। देखिए एज अ टीम ऑल्सो, ये दे कैन इंडल्ज इन सम लाइफस्टाइल मेथड्स एज अ टीम। सो ऐसे लोगों को जो कॉर्पोरेट में हैं एंड व्हेन दे कम बैक एंड दे आर बर्नड आउट, यू नो, करेक्टली, दे आर बर्नड आउट एक्चुअली बेसिकली। सो फिर वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आपस में खींचना, इनके लिए एक यही चॉइस है, देयर इज नो अदर चॉइस। हेल्दी लाइफस्टाइल, आके इंडल्ज इन सम, गो टू अ जिम, लिसन टू अ गुड म्यूजिक और डू सम मूवमेंट, एक्सरसाइज, जो भी आपको करना है अपने को, तो आपको, और माइंडफुलनेस, कुछ तो आपको आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से करना है। वी आर टायर्ड, वो स्थिति नहीं आएगी कभी, आप हमेशा फ्रेश रहेंगे। ये मेरा निजी अनुभव है। आप हमेशा ताजा रहेंगे, आप चाहे जितना भी काम कर लें। फेयर इनफ। हाँ, एंड ये आपके रिसर्चेस में भी कहा गया है, एंड आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल। आपको वो लाना ही पड़ेगा। इवन इफ यू आर वर्किंग इन अ यूनिवर्सिटी फॉर सो मेनी आवर्स, एंड आप जब घर वापस आते तब भी आप फ्रेश है, उसके बाद भी आप इतना कुछ कर लेते हैं। कभी ऐसा हुआ कि आप यूनिवर्सिटी से आए और सर का कहीं का प्रेशर, डिस्प्लेसमेंट आप पे हो गया? होता है। वाह, ये सब तो फैमिली के सब कॉमन चीजें हैं इसमें तो। और उसको भी आप इतनी स्मूथली से हैंडल करते हैं। गाइस, ये देखने और सीखने की बात है। ऑब्वियसली ये अच्छी बात है कि मैं उसको अच्छे से हैंडल करके भी मैं खुश हूँ। दैट्स द स्पिरिट, नो।
यही तो है लाइफ। इनफैक्ट मुझे अंदर यही लगता है कि क्या भाई इतना रिएक्शन, ओवर रिएक्शन किसी का होना नहीं चाहिए। मतलब इतना ओवर रिएक्ट की क्या बात है। देखिए, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, सबसे ऊपर नीचे होता रहता है, गलती, आना गाना, बहस, ये सब प्रोफेशनली, पर्सनली, दीज आर ऑल वेरी कॉमन थिंग्स इन लाइफ। इनको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। मेंड योर वेज एंड रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। चिल, मुझे लगता है चिल रहना चाहिए, क्योंकि सबका प्रॉब्लम उनका प्रोफेशन पता है। अगर एक यार्ड स्टिक लें तो एकदम स्ट्रेस के एक्सट्रीम लेवल पे, आप माइंडफुलनेस के एक्सट्रीम लेवल पे है। हाउ बैलेंसिंग लाइफ इज, दिस इज द ब्यूटी। वो करते नहीं है। उनका अपना वेज है। हिज रिलीज ऑफ स्ट्रेस इज एक्सरसाइज, मूवमेंट। वो उन्होंने अपने जीवन में बहुत बढ़िया से लिया हुआ है, एंड आई अप्रिशिएट दैट। इतना स्ट्रेसफुल जॉब, जब आप भी स्ट्रेस में रहें तो आप मूवमेंट कीजिए, रन कीजिए, वॉक कीजिए, स्विमिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, कुछ भी कीजिए, बट डू इट एंड एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज अ दायित्व लेके कि करना जरूरी है अपने लिए। रिटायरमेंट के बाद अक्सर लोग बोलता है कि हम बीमार हो जाते हैं, तो ये भी क्या एक सोच का परिणाम है? सोच का ही है। देखिए, अलग अलग किस्म के पर्सनालिटीज़ होते हैं। कोई बहुत ज़्यादा वर्कड अप होते हैं, अपने बारे में नेगेटिव सोचते हैं। अब तो हम 50 पार कर गए, अब तो ये बीमारी हो जाएगी, अब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये सोच ही आपको बूढ़ा कर रही है एक्चुअली, और आपको बीमार कर रही है। आप हेल्दी रहिए, आपको कुछ नहीं होगा। आई एम एक्टिव, मेरे को कुछ नहीं होगा, मैं ठीक से खाती हूँ, ठीक से हूँ, मेरा सब चीज़ दिनचर्या अच्छा है। तो वो एक्चुअली वो एग्जांपल लिख दूँ। मेरे पिताजी 80 वर्ष के हैं, कोई मेडिसिन नहीं देते ना, तो बोलते हैं तुमको क्या पता मैं कितना बीमार हूँ। अक्सर ओल्ड एज में एक्चुअली ये टेंडेंसी हो जाती है। हाँ। और डॉक्टर बोलता है यार इनको कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोला तो सब बुजुर्ग के साथ ऐसे ही होता है। बिकॉज सी क्या है, उनको भय है, जीवन का आखिरी पड़ाव है, मालूम है कि समय आ रहा है, तो जाना कोई नहीं चाहता है। ट्रू। सबको जीवन प्यारा है, चाहे कोई भी उम्र हो, जाना नहीं चाहता। तो भय रहता है कि मैं कैसी दवाइयाँ खा के, क्या करके कि मैं अपना, बट अल्टीमेटली यही मैं कहूँगी कि भाई अपने हाथ में तो ये है ही नहीं ना। अपने हाथ में समय है, हम उसको कैलेंडरों में तो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, उम्र एक के बाद, बट अपने हाथ में क्या है? माइंडसेट है, मानसिकता है। कि जीवन तो देखिए अंत में लास्ट कैलेंडर की तिथि सबकी आनी है, बट जो जीवन सामने है उसको सकारात्मक रूप से, अच्छी आदतों से, अच्छे माइंडसेट से, अच्छे से मैनिफेस्ट करके उसको जी। उठना और सोना, ये हैबिट भी क्या उम्र पे या चेहरे पे या यौवन पे असर देता है? बिल्कुल। स्लीप तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास काउंसलिंग के जब क्लाइंट्स आते हैं तो हम, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, स्लीप, निंद्रा। क्योंकि ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है, स्पेशली रात की निंद्रा, जो हमारे 6 से 6 घंटे, 7, 8, हम लोग की उम्र में 6 घंटे बहुत है। 5 भी क्वालिटी स्लीप आप सो जाए बहुत अच्छी, क्योंकि इस समय मस्तिष्क, पूरा शरीर रिजुवनेट करता है, रेस्टोर होता है। हमारे जितने सिस्टम है ना, तभी बोलते हैं जल्दी खाइए, ताकि नहीं तो क्या होगा, आपका जब सिस्टम को वो रिपेयर करने के बदले निंद्रा, आपका मेटाबॉलिज्म, आपका वो लीवर फिर से पाचन नहीं कर रहा है, पेट, तभी बोला गया है जल्दी खाइए। और जो लोग लेट नाइट स्लीप लवर्स हैं, जो 3 बजे 4 बजे सुबह में सोते हैं, स्लीप साइकिल है हमारी। ओके, वी हैव अ डिफरेंट स्लीप साइकिल। ओके, एंड हर व्यक्ति की अलग है। सम आर अर्ली राइजर, सम आर लेट राइजर, बट लेकिन उनका जो स्लीप साइकिल है वो लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, जो अर्ली सोते हैं, अर्ली उठते हैं। सो वॉट एवर साइकिल दे आर फॉलोइंग, देयर आर वेज टू चेंज दो साइकिल। वो भी जगह है कि उसको कैसे चेंज, उसमें कैसे सुधार ला सकता है। पर जिसकी जो साइकिल्स है उसी में वो अपना 5-6 आवर्स to 7 आवर्स की जो निंद्रा है उसको अच्छे से लिखे, ताकि इस समय शोध हुए हैं, इस समय पूरा ब्रेन से लेके शरीर, पूरा तंत्र प्राणी हमारे रिपेयर होता है। अच्छा, सोने पे जब बात हो रही है तो क्या दिन में भी सोना? नहीं, दिन का स्लीप कुछ नहीं रखती, बल्कि मैं ये कहूँगी दिन में सोना अवॉइड करें। क्योंकि दिन में सोने से आपका एक तो
आलसपन बहुत ज़्यादा आता है, यू पुट ऑन फैट। हाँ, 10 मिनट का एक पावर नैप ज़रूर होता है, जिसको हम पावर नैप बोलते हैं। वो 10 मिनट सिर्फ आप आंख बंद करके एक साइलेंस में आप रहिए, या योग निद्रा 10 मिनट के लिए आप फॉलो कर लीजिए, और रिफ्लेक्शन ऑन ऑल द पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, सो दैट योर एंटायर सिस्टम इज रिचार्ज्ड, या रिचार्ज। सो जैसे आपने बोला, जो कपल अभी आते हैं जो थके हारे कॉर्पोरेट, तो उनको मैं यही बोलूँगी 10 मिनट का ये जो रिचार्ज पावर नैप है वो ऑफिस में अपने चेयर में ही ले ले, ड्यूरिंग आफ्टर लंच ब्रेक, ड्यूरिंग लंच टाइम। करेक्ट, ड्यूरिंग लंच टाइम आपको एक पावर नैप लेना चाहिए। सो और या माइंडफुल सेशन ले, है ना। तो इसीलिए नींद का जो आप कह रहे हैं, निद्रा का, तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। भोजन का भी आपने बोला इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन मैं निगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कौन सा ऐसा भोजन है जो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है इन सब चीज़ों के लिए? किस तरह का भोजन? ज़्यादा तेल, इवन घी, थोड़ा मात्रा में घी ठीक है। ऑयल, अनसैचुरेटेड ऑयल जो आजकल बाहर जितने हमारे हैं, या घर में भी जिसका उपयोग, तेल, चीनी, मीठा, कोल्ड ड्रिंक, और आपका ये एरिएटेड ड्रिंक्स जिसमें सोडा वगैरह हो, वो तो तुरंत गैस करता है आपको, तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। नेचुरल लीजिए, नेचुरल जूसेस लीजिए, फल, प्राकृतिक फल, जितने सीजनल फ्रूट्स है वो खाइए। एंड आप जो लोग पैकेज्ड फूड्स कंज्यूम करते हैं उनको क्या बोलेंगे? नहीं, पैकेट फ्रूट्स तो बहुत ही हानिकारक है, बिकॉज उसमें बहुत केमिकल्स है, जो प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर हो फ्रेश चीज़ खाइए। ओके, मतलब जवान रहने के लिए मन, ऊर्जा और स्किन से भी, जिसमें आप ग्लोरीफाइड दिखें, उसके लिए आपको फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश आइटम्स कंज्यूम करना चाहिए। क्या बात है। हंसना और खुश रहना, ये भी बहुत मैटर करता है। लाफ्टर, फन, बिकॉज हमारे पॉजिटिव हार्मोन रिलीज होते हैं। और कोई माइंड एक्सरसाइज भी है क्या, जिससे कि आदमी मन से यंग रहे? माइंड एक्सरसाइज तो आपकी मेन तो माइंडफुलनेस ही है ना। माइंड एक्सरसाइज आपकी सुडोकू वगैरह हो गए, वो तो आपके जैसे पजल्स वगैरह जब हो गए, सो वो आप कॉग्निटिवली अलर्ट रहेंगे, आपका माइंड एक अलर्ट, अलाइव, अलर्ट रहता है। एंड बाकी आपका जो अदरवाइज तो माइंडफुलनेस जो है, जो आपको साइलेंट करता है, और इसमें भी बहुत शोध हुआ है। माइंडफुलनेस ध्यान के कारण आपके जो मस्तिष्क है, आपकी तंत्र प्रणाली है, वो रिलैक्स होता है, काम होता है, और जिसको हम बोलते हैं माइंड बॉडी, उसको एक बैलेंस में एक उसको स्थिरता लाता है। मैं जो बात से समझ पा रहा हूँ कि 3 चीज़ें हैं। एक, आप एक्सरसाइज कीजिए, दूसरा आप हेल्दी फूड, फ्रेश फ्रूट्स खाइए, और तीसरा हेल्दी स्लीपिंग ऑल्सो, देन माइंडफुलनेस ऑल्सो। क्या इन चीज़ों में ध्यान और योगा सबसे पावरफुल चीज़ है, टूल्स है, जो जीवन को आनंदमय भी रखता है और जवान भी रखता है? यस, योगा आपके जीवन को, एक्चुअली योग जिसको बोलना चाहिए, बहुत ही गहरा विज्ञान है, एंड वो जीवन की जीने की शैली है। लाइफस्टाइल आपको वहीं से मिलेगा। अच्छा, जो लोग सोशल मीडिया लवर्स हैं, हमेशा हर बात पे एक सेल्फी लो, एक इंस्टाग्राम पे रील बना के डालो, जो नकारात्मक खबरों के बीच भी अपने जीवन शैली को रखे हुए, उनको आप क्या सलाह देंगे? आई मीन सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया या नेगेटिव न्यूज़ या नेगेटिविटी में उनको क्या बोलेंगे आप कि वो कैसे अपने को तरोताज़ा और यंग बना के रखें? सोशल मीडिया का इम्पैक्ट देखिए, सोशल मीडिया किस चीज़ों के काम आता है? फॉर एंटरटेनमेंट, फॉर न्यूज़ इन्फॉर्मेशन, और आप एक लाइफ में जुड़े रहें मेन स्ट्रीम से जो हो रहा है ना। सो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट सोशल मीडिया का आपको वो पहलू देखना चाहिए। बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें भी है, जो सच है, झूठ है, जो भी है। सो मैं यही कहूँगी कि सोशल मीडिया का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है सबके जीवन में। उससे लोग आप देखिए, इतना आप पहले का समय और अभी का समय, AI आ गया है।
AI का यूज़ है, और हर चीज़ पढ़ाई से लेके हर चीज़ आप सोशल मीडिया में हमको मिलते हैं, एंड उसके जितने जरिया हैं, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट अपने ऊपर ना पड़ने दें, एंड उसके जो पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है आप उसमें ज़्यादा ध्यान दें। एंड मैं यही कहूँगी, हाँ, एडिक्शन ना बनने दें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एडिक्टिव बिहेवियर हम आजकल देख रहे हैं यंगस्टर्स में, स्पेशली यंगस्टर्स क्या, बड़े बूढ़ों में भी ये देख रहे हैं ये बिहेवियर, बिकॉज इतना एक्सेसिबल हो गया है इंटरनेट, एंड जो आप बोल रही है सेल्फी कल्चर है, एंड उसका आप अपने ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ने दे, बिकॉज मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे केसेस हम लोग के पास आते हैं कि अपनी बॉडी इमेज को लेके, अपनी पर्सनालिटी को लेके वो एक कंपैरिजन करते हैं सोशल मीडिया में, उसका इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है उनकी पर्सनालिटी पे, एंड बहुत ज़्यादा उससे बहुत सारा घातक और ऐसे मतलब इश्यूज उन लोग के साथ होते हैं, मेंटल चैलेंजेस वो फेस करते हैं, स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है उन लोगों में। सो ये सब चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, मतलब वो हावी नहीं होना चाहिए। रिश्तों का हमारी उम्र और ऊर्जा पे क्या प्रभाव है? रिलेशनशिप का ऑन हमारी उम्र और ऊर्जा पे हम ये कहेंगे, देखिए जनरली उम्र और ऊर्जा का एक्चुअली प्रभाव है भी और नहीं भी। कैसे? आप कहिए कि आप एज कर रहे हैं, है ना, तो जनरली मानसिकता ये होती है कि आप एज कर रहे हैं तो आपका यौवन कम हो गया है। सो जो अगर हम बात करेंगे जैसे आपसी सेक्सुअल रिलेशनशिप की, तो वो कम हो गई है। सो देखिए ये बहुत व्यक्तिगत चीज़ें हैं, है ना, एंड एज से इसका कोई इतना लेना नहीं है। ठीक है, बायोलॉजिकली विथ एज, जैसे जनरली इट इज सीन एंड ऑब्जर्व, बायोलॉजिकली विथ एज ऊर्जा कम होती है, बट ये इतना ट्रू नहीं है, क्योंकि ये बहुत व्यक्तिगत है। आपका अपना लाइफस्टाइल, आपके अपने वाइब्स, आपके अपने एनर्जी लेवल्स आपका एक्चुअली डिटरमिन कर रहे हैं, विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एज। ओके हाँ, ये मिथ है। आप देखिए इवन ओल्ड एज में भी लोग एनर्जेटिक है, ऊर्जावान है, उनके रिलेशनशिप अच्छे हैं, बट जनरली देखा गया कि स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप एज करते हैं तो आपका कहीं डिफरेंट टाइप ऑफ ऊर्जा में कमी आता है ना, दैट इज ऑलवेज देयर, दैट इज बिकॉज ऑफ द एज। बट ये मैं कहती हूँ ये एक मिथ है। सो अगर आप मानसिकता से जवान हैं एंड आप विथ योर लाइफस्टाइल एंड ओवरऑल इफ यू आर हेल्दी एंड एनर्जेटिक एंड ऊर्जावान, तो आपका कोई इससे रिलेशनशिप में कोई इतना असर पड़ना नहीं चाहिए। ओके क्या लोनलीनेस और बढ़ता भी है तो फिर ध्यान दीजिए, ध्यान देने का जरूरत है। और क्या लोनलीनेस उम्र को बढ़ाता है? हाँ, थोड़ा तो बढ़ाता है, क्योंकि देखिए परिवार, रिश्ते, सपोर्ट सिस्टम, दोस्त, ये जीवन में जरूरी है। और प्यार ये सोशल लाइफ जो हम जिसको हम सोशल हेल्थ बोलते हैं, प्यार का कितना इम्पोर्टेंस है? बहुत है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको स्वयं से प्यार करना चाहिए। ट्रू, फेयर एनफ। स्वयं से प्यार करना, स्वयं से प्यार करना बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, क्योंकि आप अपने को निग्लेक्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, आप लोग अपने को, जो स्वयं से प्यार करता है वो अपने को हेल्दी लाइफ रखेगा, अपने लिए जीवन समय निकालेगा, मूवमेंट के लिए, सबके लिए, लाइफस्टाइल के लिए। सो स्वयं से प्यार ज़रूर करिए। आप इसी संबंधों में भी प्यार करिए। अलग अलग किस्म के प्यार हैं एंड परिभाषाएं अलग अलग है। तो एक सोशल हेल्थ जो हम बोलते हैं सामाजिक स्वास्थ्य, उसके लिए रिश्ते, नाते, ये सब ज़रूरत है। और समवेयर ये हमारी एजिंग से भी रिलेटेड है। तो एजिंग को आपको मैं बोलूँगी ये होलिस्टिक है, संपूर्ण, पूरा होलिस्टिक, होल, जिसके सब पहलू को जोड़ के ही आप हेल्दी एंड एजलेस रह सकते हैं। जो पाठक आपकी किताब पढ़ना चाहते हैं, क्यों पढ़ेंगे वो आपकी किताब?
देखिए, उनको एक तो सबसे पहले ट्राई एंड टेस्टेड अनुभव उसमें मिलेंगे। वो कोई उसमें मिथ्या नहीं है, मेरे ट्राई टेस्टेड अनुभव है। एंड इतने जीवन का पूरा जो मैंने किया है और शोध में और जिसमें, सो वो सब चीज़ उसमें है। उनको एक गति मिलेगी, उनका मनोबल बढ़ेगा, उनको एक रूटीन मिलेगा ताकि वो अपना एक जीवन शैली अपना पाए। बिल्कुल। उसके बाद वो जिस भी हालात में रह रहे हैं, तनावपूर्ण हालात में, उससे कैसे उभरना है, कैसे बैलेंस करना है, तो ये सब चीज़ है। और बहुत सारे योगिक टिप्स है, आपकी मनोवैज्ञानिक उसमें चीज़ें हैं, और आप कैसे माइंड बॉडी सोल को, ये त्रिवेणी है, इनको आप कैसे समझ सकते हैं और कैसे जीवन में अपना सकते हैं। तो ये सब लाभ तो उनको उसमें लिखा हुआ है, सब है। ओके। और ये बुक कहाँ पे अवेलेबल है? ये बुक एक्चुअली ये एक ई बुक है और हिंदी में है, इंग्लिश में भी है, और पर इंग्लिश में आपकी उसकी हार्ड कॉपी अवेलेबल है। एंड ये ई बुक है हिंदी में, और अमेज़ॉन में अवेलेबल है, जो KDP है, किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग में अवेलेबल है। और ये आसानी से आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ सकते हैं। अगर आप किंडल, एक ऐप आता है अमेज़ॉन का, वो ऐप को अगर आप अपने मोबाइल पे या टैब में कहीं भी डाउनलोड करते हैं, और आप तो आजकल अमेज़ॉन से तो सब खरीदारी करते हैं, बस आपको वहाँ से खरीदना है और वो आपके टैब में डाउनलोड हो जाएगी, आप आराम से पढ़ सकते हैं। हाँ, और अगर आप किंडल की मेंबरशिप रखते हैं तो ये बुक आप फ्री में पढ़ सकते हैं। और हम लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में इनका बुक का शेयर कर देंगे। हाँ जी। अगर 60 की उम्र में कोई व्यक्ति ये बोले कि अब रहने भी दो यार, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो उनको आप क्या सलाह देंगे? मैं यही कहूँगी कि एज मत देखिए, वाइब्स देखिए। अपने बर्थडे केक में मोमबत्तियाँ मत गिनिए। और ये सब मन का आपकी सोच है, अपनी सोच एकदम सकारात्मक रखिए, सोच जवान रखिए, सोच को युवा रखिए, तो नेचुरली आपको आप यंग रहेंगे और आप ये अच्छे से जीवन पार करेंगे। 60 के बाद भी आप 40 जिएंगे। और अपना एकदम मन शुद्ध रखिए, अपना एकदम जो जितना लाइफस्टाइल शैली अच्छे से रखिए, माइंड सेट को एकदम यंग रखिए। आप युवा और 60 के भी 30 में दिखेंगे। आज के युवा और बुजुर्ग दोनों के लिए आपका सबसे बड़ा संदेश क्या है? यही है कि चाहे युवा हो या बुजुर्ग हो, युवा देखिए तो वो उम्र से पहले ही बुजुर्ग होने लगे, क्योंकि इतना तनाव है, इतना उनके ऊपर प्रेशर है एकेडमिक, प्रोफेशनल। तो मैं यही कहूँगी कि एक जीवन शैली को अच्छा रखिए एंड सकारात्मक सोच रखिए, माइंडसेट एकदम पॉजिटिव रखिए, और जीवन को एक तालमेल से चलाइए। जितने स्ट्रेस है उनका सामना करिए, उनका समाधान करिए, और एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी हैबिट्स अपनाइए और आगे बढ़िए। एक हम लोगों ने युवा का बात किया, बुजुर्ग का किया, लेकिन महिलाओं को हम लोगों ने छोड़ दिया। मैं एक सवाल लेना चाहूँगा अपने ही घर से कि महिलाएं जो 50 के आसपास होती है, उनको लगता है कि मेरे बॉडी में बहुत चेंज, और होता भी है, बहुत सारा चेंजेस से गुजरती है एक महिला, तो उनको यूथफुलनेस के लिए आप क्या सलाह देंगे? वो कैसे अपने को मेंटेन रखें कि वो स्ट्रेस फ्री और आपके जैसे एकदम एनर्जेटिक रहे? देखिए, ऑफ कोर्स महिला जो 50 के बाद खासकर हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसके कारण क्या है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मेनोपॉज इश्यूज होते हैं उनके, एंड मूड स्विंग्स होते हैं, एंड एक साइकोलॉजिकल, एक मनोवैज्ञानिक तौर से उन पर एक ट्रांजिशन हो रहा होता है, क्योंकि सडनली उनका हार्मोनल चेंजेस के कारण वो एक्सेप्टेंस नहीं होता है। करेक्ट। हाँ, तो उन महिलाओं को मैं यही बोलूँगी, मैंने शायद अपनी पुस्तक में भी इसका जिक्र किया है, कि आप उनको एक्सेप्ट करिए,
जो भी चेंजेस है उनको पॉजिटिव माइंड से एक्सेप्ट करिए। एंड बहुत सारे तरीके हैं जो हार्मोनल चेंजेस के कारण उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ, है ना। उनके बहुत सारे तरीके हैं, आप उसको कैसे हैंडल कर सकती हैं। और माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक प्रकृति का नियम है जो एक ट्रांजिशन उनके शरीर से हो रहा है, सबके शरीर से हुआ है, मेरे भी शरीर से हुआ है, बट उसको पॉजिटिव रहना है। और वो आपकी मानसिकता पे बिल्कुल इफेक्ट नहीं करता है, इवन आपके शारीरिक तौर पे भी वो आपको इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि आपको अपना, जिसको हम बोलते हैं माइंड बॉडी एंड सोल, आपको आपका आंतरिक हमारा शरीर है उसको हमको एकदम स्टैब्लिश करना है, उस पे जोर देना है। आंतरिक शरीर और हमारी आंतरिक जो पावर्स हैं, जो आंतरिक हमारी जो कहेंगे हमारी जो सटल एनर्जीज और जो ऊर्जाज है उसको इंटैक्ट रखना है, ताकि आपके जो भी बदलाव या हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं आप उनसे लड़ सके और उनसे बाहर निकल सके इन अ बैलेंस्ड वे, इन अ हेल्दी वे, और एनर्जेटिक रहे। बहुत बढ़िया। हाँ। तो क्या आपका किताब बुजुर्गों के लिए और महिलाओं के लिए समर्पित है, या युवा भी इससे प्रेरित हो सकते हैं? नहीं, सबके लिए। क्योंकि देखिए, युवा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि युवा को 40 साल ही का होना है। आजकल युवा उम्र में 20 साल का है पर तनाव बहुत है, जीवन शैली बहुत बेकार है। माय अपॉलॉजीज, बेकार नहीं है, मतलब इतनी उनको समझ नहीं है। तो अगर अर्ली वो लोग ये शुरू करते हैं और एक एक्सपोजर मिलता है तो ऑब्वियसली उनका आने वाला समय और एकदम वो ऊर्जावान रहेंगे और एजलेस रहेंगे, यौवन इंटैक्ट रहेगा। तो जितना जल्दी इसका उनको इसका एक्सपोजर मिलेगा, तो ये आप किताबें लिखी महिलाओं के लिए है, पुरुष भी पढ़ सकते हैं, बुजुर्ग भी पढ़ सकते हैं, इवन बच्चे भी जो स्टूडेंट्स लाइफ में हैं, युवा भी इनसे लाभ उठा सकते हैं। अगली किताब कौन सी आप लिख रहे हैं? अभी तो फिलहाल मैं एक एकेडमिक्स लिख रही हूँ, क्योंकि मैं काउंसलिंग करती हूँ और मैं क्लासेस भी लेती हूँ। तो बहुत लोगों की ज़रूरत भी है, और बहुत सारे लोग मतलब इसके क्या क्या पहलू है जो बहुत ज़्यादा एकेडमिक किताबों में मिलते नहीं हैं। तो व्यवहारिक, प्रैक्टिकल एंड यूज़फुल एंड ऑफ कोर्स साइंटिफिक, तो वो कुछ मेथड्स पे उन पे मैं एक काम कर रही हूँ। और दूसरा जो एक साइमल्टेनियसली और मेरी किताब है जिस पे मैं कर रही हूँ, एक्चुअली मैं एक रिसर्चर भी हूँ, मतलब मेरा वो स्वभाव है कि किसी चीज़ को भी, क्रिएटिविटी किसी की भी चीज़ में, मतलब कुछ शोध करना, इसका गहरा में उतरना, इसके बारे में जानना। तो वो कुछ चीज़ है जो जिस पे मैं पहले कुछ पेपर्स जैसे लिखे हैं, फिर उसके बाद कुछ किताब उस पर लिख के, ताकि मैं इस शोध में आगे बढ़ पाऊँ। ग्रेट। एक मोमेंट बताएंगे लास्टली कि जब आप अपने जीवन का सबसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में थे और आप उसको हैंडल कर लिए? हाँ, देखिए, जीवन में मुझे इतना कोई तनावपूर्ण कभी मुझे दिखा नहीं है, बट हाँ, मैं ये कहूँगी कि मैं टच वुड आज तक बीमार नहीं पड़ी हूँ कभी। वाह, टच वुड, क्या बात है, रियली टच वुड। कुछ नहीं, पहले बार जीवन में, बचपन से लेके अभी तक मुझे याद है कुछ इतना कुछ हुआ नहीं मेरे साथ, पर पहले बार जीवन में मैं अपने बेटे से मिलने विदेश गई हुई थी, और वहाँ चलते चलते मेरा पैर ट्विस्ट हो गया और मेटाटार्सल एक फ्रैक्चर हो गया। वही एक जीवन का थोड़ा तनाव मुझे हुआ था कि मैं गई थी घूमने, और वहाँ पर मुझे, और मेरे कारण एक्चुअली मैं इतने तनाव में नहीं थी जितने मेरे बच्चे तनाव में थे मेरे कारण, कि और वो परेशान थे कि उनका ऐसा हो गया, पर लेकिन मैं भी इतना ऊर्जावान और अपना मतलब एक्टिव थी वहाँ भी। तो एंड थैंक्स टू माय सन एंड माय डॉटर इन लॉ, मुझे व्हील चेयर में, मतलब मुझे वहाँ जाना था कहीं घूमने, जो मैं पहले सोच के आई थी, तो मैंने कहा चाहे कुछ हो, चाहे तनाव हो, कुछ हो, मुझे जाना। ये व्हील चेयर में मैंने पूरा भ्रमण किया वहाँ, पूजा वहाँ
हिंदुस्तानी दुर्गा पूजा कर रहे थे, वो भी हम व्हील चेयर में ही गए। अच्छा, क्या हाँ, बात एंड वो तनाव मैंने मतलब क्यों कैसे किया, अपना लाइफस्टाइल छोड़ा नहीं, योगा मैंने किया नहीं, पर ध्यान किया, माइंडफुलनेस किया, और जो बाकी लाइफस्टाइल की मेरी चीज़ें हैं जो बैठ के मैं बेड में कर सकी, मूवमेंट जो कर, वो मैंने किया। और मैंने हार नहीं मानी, और वो तनाव भी मैंने आराम से किया, और मैं बहुत जल्द ही आराम से दौड़ने लगी और अपना किया। एंड तो सोच की शक्ति देखिए, हाँ, कि आप कुछ भी कर सकते हैं। 55 की उम्र प्लस होने के बाद भी मैम ये बोल रही है कि मैं कभी फॉर्चुनेटली एंड क्या बोले टचवुड की कभी बीमार नहीं पड़ी, और जब एक बार बीमार पड़ी भी तो कितनी आसानी से बाहर आ गई। बता रही थी कि बेटे और बहू दोनों बीमार बहुत नहीं पड़ी, परेशान। पैर टूटा। हाँ, पैर टूटा, फ्रैक्चर हुआ। फ्रैक्चर हुआ। और बेटे बहू स्ट्रेस में है, बट मैडम खुश है। हाँ, वो लोग स्ट्रेस में थे, क्योंकि मैं फिर भी अपना वो एक पैर को ऊपर करके कुकिंग करना या इस रूम से उधर करना, अपना मूवमेंट जैसे तैसे कर ही रही थी, बट वो लोग तनाव में थे, पर मैंने मैनेज करा। स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी नहीं देना चाहिए, इसका एक जीता जागता उदाहरण है अनुराधा मैडम। और हम गुजारिश करेंगे आप ऐसे ही हमेशा हंसते खिलखिलाते रहिए। हम नेक्स्ट पॉडकास्ट भी जब करें तो आप ऐसे ही आएँ जॉयफुल वे में, जब आप अगली बुक लाएं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे, आपने सुना अनुराधा पाल्टाव जी को, और इनका मंत्र है कि यह तो बस उम्र कोई सीमा नहीं है, यह तो बस अपना जीवन का आईना है। अगर सोच जवान है तो जिंदगी भी जवान है और खूबसूरत है। हम चाहेंगे कि आपकी भी खूबसूरत ज़िंदगी और खूबसूरत बनी रहे, इसके लिए आप भी इनके बताए हुए नुस्खे को फॉलो कीजिए, किताब इनकी पढ़िए और जानकारी हासिल कीजिए। स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना जीवन का सबसे बहुमूल्य सबक है और बहुमूल्य अंग है। जब तक हम स्ट्रेस फ्री लाइफ नहीं जिएंगे, हम जीवन का पूर्ण रूप से आनंद नहीं ले सकते, जैसा कि मुझे लगता है जी, जरूर। तो आप भी मैम जैसे, और मैं भी बहुत इंस्पायर्ड हुआ हूँ इनफैक्ट। ठीक है, हम सारे लोग स्ट्रेस फ्री जिएंगे। उम्मीद करता हूँ हर पॉडकास्ट की भांति ये भी पॉडकास्ट आपके दिल को छुआ होगा, और आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए एक हमारा एक कोशिश है। तो अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा तो आप हमारे पॉडकास्ट को अपने दोस्तों तक शेयर करें, उन लोगों तक ले जाएं जिन्हें जीवन में स्ट्रेस है और वो कहते हैं कि नहीं यार, अभी भी मेरे ऊपर कोई टेंशन नहीं है, और प्रेशर और टेंशन को डिस्प्लेस करते हैं, कहीं और का फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकालते हैं। देखिए मैम ने कितना खूबसूरती से अपने पुलिस ऑफिसर पति को के साथ अपने जीवन को कितनी बेइंतहा तरीके से जिया है, कोई बीमारी नहीं, और स्ट्रेस को भी बहुत स्मूथली हैंडल किया है। मैम, इतना सारा समय और इतना सारा ज्ञान देने के लिए आपका ढेर सारा शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को हमारा ये बातचीत बहुत पसंद आएगा। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। हाँ, मैं यही कहूँगी सबसे कि खुश रहिए, माइंडफुलनेस जीवन में अपनाइए, अच्छा लाइफस्टाइल रखिए, सोच अच्छी रखिए, और हेल्दी रहिए, खुश रहिए, जीते रहिए। नमस्कार। थैंक यू सो मच।